तो दोस्तों नमस्कार। और आज एक नई खबर के साथ हम आप लोगों के बीच में आए हैं। जैसा कि हम जानते हैं, उत्तराखंड जो बोर्ड है उसके द्वारा जो बोर्ड की परीक्षाएं हैं एक बार आखिर शुरू कर दी गई हैं कोरोना के बाद में। और इस पे क्या असर है, जनता का क्या कहना है, अभिभावकों का क्या कहना है, छात्र छात्राओं का क्या कहना है, इस बारे में चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं श्री राजेंद्र सिंह राणा जी। डॉक्टर राजेंद्र सिंह राणा जी हमारे पीजी कॉलेज गोपेश्वर के अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हैं। तो आज राणा जी आप हमारे साथ जुड़े हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। तो आज हम इनसे बात करना चाहेंगे राणा जी, जो कि परीक्षाएं अब ये जून का महीना है और पिछले वर्षों में अब तक रिजल्ट आ जाता था और अभी इस बार परीक्षाएं हो रही हैं। तो इन परीक्षाओं को लेकर के कहीं ना कहीं आपको लगता है कि क्या रणनीति रहेगी इस बार सरकार की, क्योंकि परीक्षाएं कराना एक तरह से मजबूरी हो गई है, कोई बहुत ज्यादा गंभीरता से उसको नहीं लिया जा रहा है, लेकिन फिर भी सरकार ने अपनी एक प्रतिबद्धता दिखाई है कि हमें परीक्षाएं करवानी होंगी ताकि छात्रों को एहसास हो कि वो परीक्षा देके पास हों। तो कैसे रणनीति रहनी चाहिए, किस तरीके की मार्किंग होनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं पिछले 2-3 महीने में एक स्टूडेंट जो है डिस्टर्ब बहुत रहता है। तो आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में, मार्किंग किस तरीके से होनी चाहिए और छात्र छात्राओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे उनको स्ट्रेस मैनेज करने के लिए कि वो ज्यादा तनावग्रस्त ना हो, बस उन्हें परीक्षा में अपीयर होना और अपना बेस्ट कैसे दें? राजेंद्र जी, जैसा कि आप जानते हैं कि संपूर्ण विश्व इस समय कोरोना महामारी से जूझ रहा है। बिल्कुल। और न केवल भारत, बिल्कुल, बल्कि विश्व के अनेक देशों में ये समस्या हमको देखने में आ रही है कि आखिर बच्चों के भविष्य के साथ क्या होगा। निश्चित रूप से अनिश्चितताएं हम देख रहे हैं बच्चों के भविष्य को लेकर। किंतु पहले आपने जो पहला प्रश्न किया कि बोर्ड परीक्षा को लेकर, तो बोर्ड परीक्षा को लेकर उत्तराखंड सरकार ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। बिल्कुल, आज से परीक्षा प्रारंभ हो चुकी है। शांतिपूर्वक हो रही है अभी तक, तो इसमें कोई दिक्कत भी नहीं है। पर देखना ये होगा कि आने वाले जो अभी 10 से 15 दिन परीक्षा के बचे हुए हैं उसमें क्या स्थिति होती है। अच्छा। तो जहाँ तक मेरा मानना है कि जो हमारे पहाड़ी जिले हैं यहाँ, अभी ये कॉलेज के रेफरेंस में आप कह रहे हैं जो कॉलेजेस के अंदर कॉलेजेस भी हो या फिर हमारे बोर्ड के, तो अगले 2-3 दिनों के अंदर एग्जाम हो जाने हैं पूरे बोर्ड का, ये 3-4 दिन का कार्यक्रम। हाँ, मैं कॉलेजेस को भी लेके बोल रहा हूँ क्योंकि अच्छा, आप बोर्ड को लेके बात कर रहे हैं। हाँ, अभी वो तो शिक्षा को भी आप साथ में लेके, तो कहीं ना कहीं ये 3-4 दिन की जो परीक्षा होने वाली है, इसके बाद एक उदाहरण हमारे पास रहेगा। बिल्कुल, कि हम करा पाए या नहीं करा पाए। बिल्कुल, अगर बहुत अच्छा जैसे हम आशा करेंगे, उम्मीद करेंगे कि बहुत अच्छे तरीके से ये पेपर जो उत्तराखंड बोर्ड की परीक्षा के होने हैं बहुत अच्छे तरीके से हो जाए। इनकी सफलता ही कहीं ना कहीं जितने भी हमारे विश्वविद्यालय के एग्जाम अभी होने वाले हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इनकी सफलता के बाद मेरा मानना है कि आने वाले जो नेक्स्ट मंथ है जुलाई, तो उसमें 10 तारीख से ही हमको परीक्षाएं देखने को मिल जाएगी। और ज्यादा सीबीएसई की बात है, सीबीएसई तो लगभग ये प्रस्तावित माना जा रहा है कि सीबीएसई तो परीक्षा नहीं कराएगा, क्योंकि पूरे देश के अंदर परीक्षा जहाँ तक मेरी भी न्यूज में है कि सीबीएसई इस बार सिर्फ जो उसके असेसमेंट और प्रोजेक्ट वगैरह इंटरनल मार्क्स के बेस पे करेगा, तो उस इंटरनल मार्क्स के बेस पे ही क्या है। तो उत्तराखंड बोर्ड के छात्र कहीं ना कहीं जो बेचारे गांव के छात्र हैं, तो उन्हें थोड़ा असहज महसूस हो रहा होगा कि हमारी परीक्षाएं हो रही है, तो उनको क्या संदेश देना चाहेंगे आप, थोड़ा उनके मनोबल को आप कैसे बढ़ाना चाहेंगे? नहीं, मेरा मानना है कि जो छात्र है वो अपनी तैयारी कर रहा है। बिल्कुल, और वो बिल्कुल अपने पूर्ण मेहनत से तैयारी कर रहा है। हाँ, ये हो सकता है थोड़ा टाइमिंग का समस्या होगी, क्योंकि पेपर पहले होना था और इस बीच छात्र छात्राएं जो थे असमंजस में थे, पेपर होगा नहीं होगा, तो हो सकता है कुछ छात्र छात्राओं ने थोड़ा मस्ती मजाक में भी समय को बिता दिया है। तो क्योंकि क्लास 10th का स्पेशली मैं बात करना चाहूंगा, एक ऐसा सिलेबस होता है, एक उम्र ऐसी होती है बच्चा बहुत जल्दी भूल भी जाता है। जी। तो उस कंडीशन में उस छात्र को आप क्या सांत्वना देना चाहेंगे? छात्रों से मेरा अनुरोध है कि आप बिल्कुल स्ट्रेस किसी बात का भी आपने नहीं लेना है, कोई स्ट्रेस आपने नहीं लेना है, क्योंकि सरकार भी जानती है कि इस समय महामारी का दौर है और बहुत सीमित संसाधनों में सीमित संसाधनों से मेरा अर्थ है कि बहुत अस्त व्यस्तता के साथ एग्जाम हो रहे हैं, औपचारिकता के तौर पे। हाँ, औपचारिकता के तौर पे एग्जाम हो रहे हैं। तो जो एक रूटीन था कहीं ना कहीं वो भी डगमगाया है। तो जो मेरा मानना है, सरकार भी
और जो टीचर्स इसके बाद इन एग्जाम्स की कॉपी चेक करेंगे वो बहुत सॉफ्ट मार्किंग करने वाले हैं। कहीं ना कहीं मेरा ऐसा दृढ़ विश्वास है, क्योंकि मैं इस प्रोफेशन में हूँ, तो मैं बड़े अनुभव से कह सकता हूँ कि बहुत सॉफ्ट मार्किंग होने वाली है। तो इसका अर्थ ये नहीं है कि टीचर जो स्टूडेंट्स हैं वो बिल्कुल पढ़ाई ही छोड़ दें, लेकिन वो अटेम्प्ट पूरा करें। आप कहीं ना कहीं अपने पूरे पेपर को अटेम्प्ट करें, और स्पेशली मैथमेटिक्स का पेपर जो है उनका, हाँ, जो आपका मैथमेटिक्स का पेपर हो या कोई भी पेपर हो, कम से कम आप पूरा पेपर जरूर अटेम्प्ट करें। और पेपर में इसका मतलब अब ये नहीं है कि पूरा पेपर अटेम्प्ट करें तो आप कुछ भी लिख दें। बिल्कुल, कम से कम उससे संबंधित जो क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन से संबंधित बातों को लिखने का उसको प्रयास करें। पर इसका मतलब अर्थ ये भी नहीं है कि, क्योंकि कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि छात्रों की ये प्रवृत्ति होती है कि क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो कई बार वो 5 बार क्वेश्चन को उतार देते हैं। इस प्रक्रिया को ना अपनाएं, इससे जो एग्जामिनर होता है उस पर एक बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है कि कहीं ना कहीं जो छात्र है वो एग्जामिनर को बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा है, तो एक नेगेटिव इम्पैक्ट जाता है। तो आप जितना आपको आता है कोशिश करिए उसको शुरुआत में कर लें। हाँ, ये जो आप बात कर रहे हैं बिल्कुल सही बात है। जो क्वेश्चन आपको आते हैं उनको पहले कर लीजिए, जो सबसे अच्छी तरीके से आता है उनको पहले करें। एक बार आपका जो पेपर्स, मेरा ख्याल है यहाँ भी ओमायर सीट या लॉन्ग पेपर होगा, यहाँ पूरा पेपर होगा, तो आप पूरा पेपर को एक बार 5-10 मिनट में पूरा पेपर पढ़ लीजिए। वैसे भी 15-20 मिनट पेपर पहले आपको मिल जाता है, अभी भी यही पेपर आपको मिल जाता है। पूरा पेपर एक बार पढ़ लीजिए। उसके बाद जिस क्वेश्चन को आपको लगता है कि ये मुझे बहुत अच्छी तरीके से आता है, सबसे पहले उस क्वेश्चन को करिए। उसके बाद धीरे धीरे बीच में जब आपके 5-7 क्वेश्चंस हो जाएं और आपको लगे कि इतने क्वेश्चंस ही मुझे बहुत अच्छी तरीके से आते हैं, तब आप उन क्वेश्चंस को करने का प्रयास करें जिन पे कि आपको बहुत अधिक डाउट, बिल्कुल, और उनको बीच में कर लीजिए, एक दो छोड़ के, और लास्ट में आप फिर वही क्वेश्चंस कोशिश करिए जो आपको हल्के डाउट्स में है। तो क्योंकि एक प्रवृत्ति है, मेरा मानना है कि शुरू में ही मतलब कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है, इसको कहना नहीं चाहिए, पर एक प्रवृत्ति होती है इंसान की कि थोड़ा सा फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, जैसा आपने कहा कि थोड़ा सा आगे देखते हैं और उसके बाद बीच में बहुत हल्के से मार्किंग कर लेते हैं। बिल्कुल। तो ऐसा भी नहीं है कि बहुत सभी टीचर्स ऐसा करते हैं। हाँ, पर छात्र को एक बल्क में कॉपियां चेक करनी है और इस बार जिम्मेदारी ज्यादा है, बहुत कम समय में रिजल्ट निकालना है। उसे क्या कहेंगे, छात्र को एक अपॉर्चुनिटी सी मिल सकती है अगर वो उन क्वेश्चंस को बीच में करता है। तो बिल्कुल, बहुत बढ़िया, आपने बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी दी है। अब मैं थोड़ा सा एक प्रश्न आपसे जानना चाहूंगा, जो कॉलेज के एग्जाम्स होने हैं तो उस बारे में, क्योंकि ये जो सेमेस्टर के एग्जाम्स हैं और कई छात्र छात्राओं के तो एनुअल भी शायद एग्जाम होने, तो पिछले 6 महीने से तो 3-6 महीने ही हम एक तरह से कह सकते हैं, क्योंकि पिछले सेमेस्टर के एग्जाम के बाद से लगभग पढ़ाई उतनी रेगुलरली नहीं हो पाई है, लगातार छुट्टियां रही हैं। पिछले 7 महीने से छात्रों का बिल्कुल मतलब छात्रों से इंटरेक्शन नहीं हो पाया, फेस टू फेस इंटरेक्शन नहीं हो पाया। भले ऑनलाइन हमने प्रयास किया हो, कई टीचरों ने किया हो, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि क्लास टीचिंग की बात कर रहा हूँ, ऑनलाइन टीचिंग हुई है बहुत बिल्कुल मेहनत से टीचर्स, लेकिन वो पहली बार हुई है और कहीं ना कहीं अभी छात्र उतना अभ्यस्त नहीं था और फिर भी प्रयास किया गया। लेकिन कहीं ना कहीं जो फेस टू फेस टीचिंग होती है उसका एक अपना अलग ही इम्पैक्ट होता है, अपना अलग ही प्रभाव पड़ता है। तो उस क्लासरूम इंटरेक्शन की जो कमी रही, और अब जो परीक्षाएं हो रही हैं, एकदम से परीक्षाएं हो रही हैं और वो भी एकदम ऑब्जेक्टिव टाइप का एग्जाम कराया जा रहा है, तो इसके बारे में आपका क्या राय आपकी रहेगी छात्र छात्राओं के लिए? क्या उन्हें घबराना चाहिए? क्योंकि बहुत सारे छात्र घबराते हैं, कई स्टूडेंट्स आपने देखे होंगे, उनके मन में डर रहता है कि क्लास में तो मैं पढ़ा नहीं, क्योंकि हो सकता है कई लोग घरों में, गाँव में अपने जहाँ पे नेटवर्क की प्रॉब्लम्स है, हम लोग यहीं पर देखते हैं कई बार हमारा नेटवर्क ढंग से नहीं चल पाता है, तो लगातार स्टूडेंट मोबाइल पर आने के बाद में पढ़ने की एक टेंडेंसी बहुत कम लोगों में पाई जाती है, क्योंकि वहां पर आने के बाद व्यक्ति को अक्सर आदत है कि फेसबुक व्हाट्सएप चलाना है, या फिर यूट्यूब के अंदर भी जाकर के आदमी इंटरटेनमेंट ही ढूंढता है और वो प्रवृत्ति एकदम से नहीं हटाई जा सकती। तो वैसी स्थिति में छात्र का बहुत सारा समय व्यतीत हुआ है, तो उसके अंदर एक डर भी है, तो उस डर को वो कैसे ओवरकम करे, इसके बारे में आप जरा अपनी बात रखें। आपने काफी सारे प्रश्न अपनी छोटी सी बात में मैं समाहित करके, क्योंकि ज्यादा लंबा हम वीडियो एक करके इसको क्लियर करता हूँ। सबसे पहला जो आपने प्रश्न किया है ऑप्शनल क्वेश्चंस को लेकर, तो इसमें हो सकता है जो ये नए छात्र अभी हैं घबराहट महसूस कर रहे हो ऑप्शनल क्वेश्चंस को लेके, तो इस संदर्भ में मैं छात्रों से कहना चाहूंगा कि हमारा खुद का अनुभव है कि ऑप्शनल क्वेश्चंस के जो पेपर्स आते हैं वो बहुत इजी होते हैं और उनमें
मार्किंग अच्छी मार्किंग लाना बड़ा आसान होता है, क्योंकि आपको अगर क्वेश्चन आता है तो आपको उसकी मार्क्स मिल जाएंगे, आपको नहीं भी आता है तो फिर भी एक 25% चांस होते हैं कि आपको उसमें नंबर मिल जाए। जबकि लिखित क्वेश्चंस अगर बड़े हैं, 15 नंबर के हैं, आपको आता है तो आपको 15 में से 10-12 मैक्सिमम, उससे ज्यादा नहीं, पूरे नंबर मिलने की संभावना नहीं है। किंतु आपको नहीं आता है तो आपके एक साथ बल्क में 15 नंबर समाप्त हो जाते हैं। तो इसलिए जो छात्र इसको लेकर समय कई लोग स्टूडेंट्स की राइटिंग की प्रॉब्लम होती है, स्पीड की प्रॉब्लम होती है, कहीं ना कहीं जो कि मूल्यांकन का वो है ऑब्जेक्टिव में ये चीज दायरा थोड़ा सिमट जाता है और छात्र को लाभ थोड़ा इस तरीके से मिल जाता है कि ऑब्जेक्टिविटी यहाँ पे आ जाती है, क्योंकि जो सब्जेक्टिविटी का मैटर है टीचर के चेक करने का नजरिया यहाँ पे काउंट नहीं करता है। ऑब्जेक्टिविटी है, कोई भी आपके पेपर को चेक कर सकता है अगर आपने सही उत्तर दिया है। एक अच्छा विकल्प दिया गया, क्योंकि आगे आपको जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने हैं वहाँ पे आपको ऑब्जेक्टिव ही तरीके से एग्जाम, और कहीं ना कहीं ऑब्जेक्टिव स्पेसिफिकेशन की बात करता है, एकदम आपको एग्जैक्ट आंसर तक पहुंचने की बात करता है। डिस्क्रिप्टिव में आप थोड़ा अपने मन से भी लिख लेते हैं, लेकिन ऑब्जेक्टिव में आप पॉइंट टू पॉइंट एकदम सही बिंदु पर जाने का प्रयास करते हैं। हाँ, तो मैं बार बार जैसा आपने भी बताया और मैं भी कह रहा हूँ कि ऑप्शनल पेपर को लेके छात्रों को, जो यूनिवर्सिटी के और विश्वविद्यालय के छात्र हैं, किसी भी प्रकार की घबराने की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल, आप निश्चिंत होके, अगर आपने आज तक भी जो ये लॉकडाउन का समय है इसमें अध्ययन का कार्य नहीं किया है, तो आप अभी भी जो आपका सिलेबस है उसको लीजिए और टॉपिक वाइज अपने सिलेबस को पढ़िए। उसके बाद जो इससे संबंधित आप नेट की सहायता ले सकते हैं। पुराने बीच में जो आज से 5-7 साल पहले का जो पैटर्न था, कहीं ना कहीं ऑप्शनल पैटर्न था, तो वहां से आप उसके क्वेश्चंस ले सकते हैं। कहीं ना कहीं वहीं से क्वेश्चंस आने हैं। पीजी के स्टूडेंट्स जो नेट के एग्जाम होते हैं, पीजी के जो नेट्स के पेपर होते हैं, आप वहां से सहायता ले सकते हैं। भले ही जो ये पीजी के स्टूडेंट्स के लिए है कि आप नेट के एग्जाम से सहायता ले सकते हैं। अगर आप उस लेवल के क्वेश्चंस को 50% भी हल करने में सफल होते हैं, तो मैं उम्मीद के साथ और पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आप इन परीक्षाओं में 80% नंबर बड़ी आसानी से ले आएंगे। ये मैं आपको क्योंकि सिलेबस बहुत छोटा है, कमिटमेंट कर सकता हूँ आपके साथ। छोटा सिलेबस है। अगर आप नेट के पेपर के 50%, 45% क्वेश्चंस भी कर पा रहे हैं सॉल्व पढ़ने के बाद, तो आप बड़े आसानी से 80%, 75% क्वेश्चंस आराम से ऑप्शनल कर सकते हैं। जहाँ तक यूजी के स्टूडेंट्स की बात है, तो आप साहित्य भवन है या बहुत सारी बुक्स ऐसी अवेलेबल हो जाती है जिनमें कहीं ना कहीं चैप्टर के पूरा कंटेंट देने के पश्चात लास्ट में ऑप्शनल क्वेश्चंस दिए होते हैं, तो आप उन क्वेश्चंस को जरूर हल करने की कोशिश करें। इसके अतिरिक्त जब भी आप पढ़ते हैं तो आप पढ़ने के साथ साथ इस चीज को अवश्य ध्यान रखें कि यहाँ से कोई ऑप्शनल क्वेश्चंस बन सकता है या नहीं बन सकता है। जैसे कि क्योंकि अब लगभग सभी जगह एनसीईआरटी का सिलेबस है, तो वो हैबिट आपके अंदर वैसे विश्वास है कि होनी चाहिए, पर अगर नहीं है तो उस हैबिट को डेवलप करिए आप कि यहाँ से कौन सा क्वेश्चन। जो स्टूडेंट्स यहाँ पे आए हैं कहीं ना कहीं 11th-12th में 3 घंटे के अंदर 30 क्वेश्चन करके आए हैं, तो उनके लिए तो मुझे नहीं लगता है बहुत ज्यादा टफ होगा। लेकिन कॉलेज में आने का थोड़ा एक रिलैक्सेशन, आदमी थोड़ा फ्रीली फील करता है, उतना पढ़ता नहीं है जितना स्कूल टाइम में पढ़ता है, क्योंकि उसकी तुलना में बहुत छोटा सा सिलेबस होता है और वही चीजें कहीं ना कहीं रिपीट होकर आती हैं, जिसने अपने कंसेप्ट को वहीं पे क्लियर किया हुआ है। मुझे लगता है कोई बहुत ज्यादा यहाँ पे समस्या आने वाली है। जो आप बात कह रहे हैं बीए फर्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं, बीए बीएससी फर्स्ट ईयर, बीकॉम फर्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं, उनको कोई तकलीफ नहीं होने वाली है। अगर वो बहुत नॉर्मल रिवीजन भी अगर अपने सिलेबस का कर लेते हैं तो उनको कोई तकलीफ नहीं होने वाली है, क्योंकि बीए फर्स्ट ईयर, बीएससी फर्स्ट ईयर और बीकॉम फर्स्ट ईयर का जो सिलेबस है कहीं ना कहीं वो आपका जो इंटरमीडिएट का सिलेबस है उसी से 50% मिलता जुलता होता है। और उस समय क्योंकि वो बच्चे को सरल भी लगता है, अपने एक अंदर से शक्ति आती है कि ये सरल है, तो सरल उसको मतलब उसने अंदर से कहा ये सरल है तो उसको सब सरल लगता है। और बीए फाइनल के स्टूडेंट्स क्योंकि वो काफी प्रिपेयर होना शुरू कर देते हैं अपने फ्यूचर के प्रति, तो उनके साथ भी कोई समस्या होती नहीं है। समस्याएं होती हैं सिर्फ बीए सेकंड ईयर, बीएससी सेकंड ईयर और बीकॉम सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स के साथ, क्योंकि वो थोड़ा लापरवाह हो जाते हैं, कहीं ना कहीं इंटरमीडिएट तक अपने फैमिली के साथ रहते हैं, तो एक बंधन या फिर डिसिप्लिन में रहते हैं, और इसके बाद वो स्वतंत्र होते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं कॉलेज में थोड़ा शिक्षा के साधन बड़े नजदीक नहीं है, तो लोगों को
छात्रों को अपने घर से काफी दूर जाना होता है। बिल्कुल। और हम देखते हैं कि 80% छात्र हमको ऐसे मिल जाते हैं क्योंकि घर से बाहर रहकर उच्च शिक्षा ले रहे हैं, तो थोड़ा सा वो स्वतंत्र महसूस करते हैं और फ्रीडम किसे अच्छी नहीं लगती। बिल्कुल आवश्यक भी है और व्यक्तित्व के विकास के लिए जरूरी है, विकास के लिए आवश्यक भी है, पर एक अति फ्रीडम जिसे हम कहेंगे, बच्चे उसका मतलब उस फ्रीडम का दुरुपयोग करते हैं, तो उससे फर्स्ट ईयर में तो उनको कोई प्रभाव नहीं पड़ता क्योंकि मैंने बताया कि इंटरमीडिएट तक वो बहुत अच्छी तैयारी करके आते हैं, और सेकंड ईयर में ये प्रभाव पड़ता है, और फाइनल ईयर में फिर वो समझ जाते हैं, थोड़ा सा जो समझ जाते हैं, जो नहीं समझते हैं तो फिर वो इस स्थिति में नहीं रहते हैं कि वो फाइनल ईयर तक कम से कम। क्रोनोलॉजी आपने पूरी बता दी और किस तरीके से एक साइकोलॉजिकल स्टडी जो आपकी रही है छात्र छात्राओं के बीच में, क्योंकि आप लगातार उनके बीच में बने रहते हैं और उनके परीक्षा परिणामों का आप लगातार विश्लेषण भी करते हैं, क्योंकि आप स्वयं एक सुधार्थी भी हैं। तो शोध की जो एक परंपरा है उससे आप जुड़े हुए हैं। तो एक्शन रिसर्च की हम जब बात करते हैं कि हमारे शिक्षण के बीच में हम लगातार रिसर्च करते रहते हैं, हमारी कौन सी टेक्निक से छात्र पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, तो आप उस कला में भी माहिर हैं और ये तमाम आपकी खूबियां हैं। तो आपने अपना बहुत अमूल्य समय हमें आज दिया है, छात्र छात्राओं को दिया है। तो स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है आप लोगों को राजन जी की जो सलाह है, जो सुझाव है, ये जरूर मन में रहेंगे, चाहे बोर्ड के परीक्षार्थी हों, चाहे यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस के स्टूडेंट्स हों। आप सभी लोग इस चीज को ध्यान में रखिए और कोई तनाव लेने की आवश्यकता नहीं है। टेंशन फ्री होकर के आप जाइए और अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कीजिए और अपनी तुलना न कीजिए कि इस कॉलेज का पेपर हो रहा है, इन स्टूडेंट्स का पेपर हो रहा है, मेरा नहीं हो रहा है, इस तरीके का ऐसा कोई बात नहीं। अगर आपका पेपर हो रहा है तो ये और अच्छी बात है, क्योंकि कहीं ना कहीं जब परीक्षा देकर के आप अगली कक्षा में जाते हैं तो एक विश्वास स्वतः आपके भीतर होता है। कोई चीज अगर आपको मेहनत करने से मिलती है, थोड़ा सा एक एफर्ट करने से मिलती है, तो उसकी एक अलग कीमत होती है। तो बहुत अच्छा यहाँ पे कार्यक्रम रहा राजन जी के साथ में। तो जरूर आपको अगर ये अच्छा लगा तो आप कमेंट में जरूर आप अपनी बात को रखिएगा। कोई प्रश्न आपका कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक करिए, धन्यवाद, शेयर करिए, इस चैनल को आप शेयर करिएगा और चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें। जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।